फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण। तो बच्चों, आज मैं फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बीए पार्ट तृतीय का सेकंड पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास, उसका फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण या बौद्धिक जागृति। तो कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब चिंतकों और लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असंतोष को बड़ी प्रखर अभिव्यक्ति दी। मतलब जो जनता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असंतोष था वो किसके सामने रखा? शासन के सामने रखा। फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी तत्कालीन दशा से मुक्ति के सुधार मार्गों को प्रस्तुत किया। तो ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन लेखकों ने किया, कि इनका कैसा योगदान रहा। तो इसके संबंध में डेविड लिखते हैं कि इन लेखकों के विचारों तथा 1789 क्रांति की शुरुआत के मध्य संबंध किंचित सुदूर अप्रत्यक्ष है। उन्होंने क्रांति का उपदेश नहीं दिया था, वे किसी भी ऐसे निरंकुश राजा का सहयोग देने के लिए तैयार थे जो उन्हें संरक्षण, मतलब प्रारंभ में तो ये लेखक लोग भी किसका सहयोग देने? राजा का सहयोग देने के तैयार थे, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेते थे। तो इन लेखकों के अधिकांश पाठक भी क्रांति नहीं चाहते थे, न क्रांति के लिए कार्य करना चाहते थे, क्योंकि वे अधिकांशतः अभिजात व कुलीन वर्ग के थे। वकील, व्यापारी या स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था में कोई दुख नहीं था, मतलब जिन लोगों को दुख नहीं हुआ था वो क्रांति के विरोध क्यों करेंगे? इसलिए इन लोगों ने इनका विरोध नहीं किया। तो फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लेखकों के विचारों का प्रतिफलन नहीं थी। मतलब ये कहा जाता है कि लेखकों के फलस्वरूप नहीं हुई, लेखकों ने क्रांति को जन्म दिया। वह मूलतः फ्रांस के राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त असंतोष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों तथा उसके सुधार के प्रति तत्कालीन सरकार की उदासीनता का, मतलब उस समय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसके प्रति किसका? जनता का असंतोष था, उदासीनता का परिणाम था। लेकिन इनका क्या योगदान रहा कि क्रांति का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। इस योग में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने तत्कालीन समाज व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, तो तथा उनसे मुक्ति की आशा और आकांक्षा की जागृत की। मतलब लोगों में जागरूकता उत्पन्न की इन्होंने, जिससे क्रांति के विचार उन तक पहुँचे। तो इसलिए कहा जाता है क्रांति के विचार उन तक पहुँचाने, किस तरह से क्रांति की जाए, इन सब की जानकारी लेखकों और इनसे चिंतकों से मिली। तो सबसे पहले हम मोंटेस्क्यू के बारे में बताएंगे। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जो 1748 में प्रकाशित हुई। तो इस पुस्तक से ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 18 महीनों में उनके 22 संस्करण छप गए थे। यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी। शासन की विभिन्न पद्धतियों का इसमें बड़े वस्तुनिष्ठ एवं संतुलित तरीके से मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया था। मतलब सबसे अच्छी पुस्तक इनकी कौन सी थी? प्रसिद्ध कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1748 में। इस पुस्तक से ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की और 18 महीनों में इसके कितने 22 संस्करण छप गए। यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी। शासन की विभिन्न पद्धतियों का इसमें बड़े वस्तुनिष्ठ और संतुलित तरीके से मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। मतलब मोंटेस्क्यू की राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी इनकी, और शासन की विभिन्न पद्धतियों का बड़े वस्तुनिष्ठ और संतुलित तरीके से मूल्यांकन प्रस्तुत किया कि शासन पद्धति कैसी होनी चाहिए। विभिन्न शासन पद्धतियों के विश्लेषण के पश्चात मोंटेस्क्यू ने इस पुस्तक में इंग्लैंड की संवैधानिक राजतंत्र पद्धति को श्रेष्ठतम घोषित किया, क्योंकि वह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। मोंटेस्क्यू ने प्रशासन पद्धति में कुशलता के लिए सरकार की 3 नीतियों, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, और उसके सावधानीपूर्वक विभाजन पर बल दिया। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का जो संवैधानिक राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। और मोंटेस्क्यू ने कहा कि प्रशासन की कुशलता करनी है तो तीनों शक्तियों को सावधानीपूर्वक विभाजन, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, तीनों का विभाजन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। तत्कालीन फ्रांस की प्रशासन अव्यवस्था में इस प्रकार के सुधार की सख्त आवश्यकता थी। मोंटेस्क्यू ने शासन में निरंकुशतावाद के खिलाफ था, लेकिन वह प्रजातांत्रिक पद्धति के प्रति भी आश्वस्त नहीं था। उसके अनुसार प्रजातंत्र की सफलता उस देश के राजनीतिक गुणों पर निर्भर करती है, अन्यथा उसके भीड़ तंत्र में बदलकर भ्रष्ट होने की संभावना है।
बढ़ जाती है। मतलब उसने जनतंत्र का भी वो नहीं किया, सफलता से जनतंत्र को लागू करने पर बल नहीं दिया। वो देश की जनता के जो राजनीतिक गुण है उस पर निर्भर करता है जनतंत्र कितना सफल रहेगा। मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश तथा भीड़तंत्र के मध्य एक सुनहरे मध्यम मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसका उदाहरण उनके अनुसार ब्रिटिश संसदीय पद्धति में देखा जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी दूसरी पुस्तक पर्सियन लेटर्स में फ्रांस के समाज में व्याप्त विषमताओं, भ्रष्टाचार, बर्बरताओं का चित्रण किया तथा निरंकुशतावाद के घातक परिणामों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। तो ये मॉन्टेस्क्यू का था। मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से प्रभावित था और प्रजातांत्रिक पद्धति के सफलता के लिए भी आश्वस्त था। निरंकुशतावाद जनतंत्र के बीच सुनहरे मध्यम मार्ग को उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर है वोल्टेयर। तो वोल्टेयर का बारे में कहा जाता है कि फ्रांसुआ द वोल्टेयर को अपनी तीक्ष्ण मेधा और प्रभावशाली लेखन, अपने स्वतंत्र निर्भीक स्पष्ट विचारों के कारण फ्रांस के में प्रबोधन युग का नेता माना जाता है। किसे कहा जाता है? वोल्टेयर को फ्रांस के प्रबोधन युग का नेता माना जाता है। वह यूरोपीय इतिहास के चुनिंदा मस्तिष्कों में से एक था। उसके नाम को एक युग के साथ जोड़ा जाता था। यूरोप में प्रबोधन के युग में वोल्टेयर का वही महत्व था जो कि पुनर्जागरण काल में इरेस्मस का, धर्म सुधार के युग में लूथर का। संभवतः इसलिए लोगों ने उसे वोल्टेयर राजा की उपाधि दी। तो इसमें कहा जाता है कि प्रबोधन युग का नेता माना जाता है और एक इसका मस्तिष्क चुनिंदा मस्तिष्कों में एक था। जैसे पुनर्जागरण काल में इरेस्मस का महत्व था, उसी तरह धर्म सुधार में लूथर का। इसी तरह यहाँ पर फ्रांस में राजा वोल्टेयर का, मतलब से राजा वोल्टेयर की उपाधि दी गई। वोल्टेयर बुद्धि की स्वाधीनता, विचार की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। हेजन के शब्दों में संसार ने उससे अधिक मुक्त और निर्भीक आत्मा को प्राय नहीं देखा गया है। वोल्टेयर की लेखन क्षमता एवं प्रतिभा अद्भुत थी। वे कवि, आलोचक, इतिहासकार, नाटककार, व्यंग्यकार, उपदेशक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक लेखक भी था। 25 वर्षों के अंतराल में उसने फ्रांस को अपने बहुविध रचनाओं से भर दिया। कविताएं, लेख, नाटक, इतिहास, पत्र, व्यंग्य रचनाएं, दार्शनिक कथाएं, प्रहसन, चर्च विरोधी विज्ञप्तियां, देववादी वास्तव में वह अपने युग का बौद्धिक नियंता था। उसकी सबसे अधिक प्रभावशाली रचनाएं क्या हैं? निबंध और उसके लेख। वोल्टेयर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्थाओं की विद्रूपताओं, बर्बरताओं तथा आडंबरपूर्ण गतिविधियों की आलोचनाएं की। मतलब जो तत्कालीन फ्रांस की व्यवस्था थी उनकी बर्बरता और आडंबरपूर्ण गतिविधियों की आलोचना की। उसकी स्पष्ट वालिसा से फ्रांस की सरकार नाराज होगी। उसे 2 बार गिरफ्तार करके बास्तिल के दुर्ग के जेल में रखा गया। कुछ समय के लिए उसे फ्रांस से निर्वासित भी रहना पड़ा, लेकिन वोल्टेयर ने अपनी लेखनी का क्रम जारी रखा। मैजेनिस एवं एप्पल के अनुसार उसकी रचनाओं में फ्रांसीसियों में अपनी सरकार में सुधार करने की आवश्यकता की चेतना जगाई। मतलब उसने तत्कालीन फ्रांस की व्यवस्थाएं थी उनकी आलोचना की, उन गतिविधियों की आलोचना की। इसके परिणाम स्वरूप का सरकार नाराज हुई, फ्रांस की सरकार नाराज हुई। उसे 2 बार गिरफ्तार करके बास्तिल के दुर्ग की जेल में रखा गया। कुछ समय के लिए उन्हें फ्रांस से भी निर्वासित, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। वोल्टेयर ईसाई धर्मशास्त्र एवं चर्च व्यवस्था कट्टर आलोचक था। उनके अनुसार चर्च आडंबर, असहिष्णुता एवं पूर्वाग्रह की युक्ति मानसिकता के केंद्र थे। चर्च ने विगत शताब्दियों में मनुष्य के विवेक और उसकी स्वतंत्रता, विचार शक्ति को मतलब उनका मतलब था कि चर्च क्या है? आडंबर, असहिष्णुता के और पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता के केंद्र हैं। वो चर्च ईसाई धर्मशास्त्र और चर्च का व्यवस्था का कट्टर जो आलोचक था। मनुष्य के विवेक और स्वतंत्र जो विचार शक्ति को दबा दिया है। अनेक प्रकार की बर्बरता और अत्याचारों को जन्म दिया है। वोल्टेयर का कहना था कि सारे पादरी ढोंगी, पाखंडी तथा ईसाईत्व में वर्णित मनुष्य की भ्रमात्मक कल्पनाएं। वोल्टेयर द्वारा हिब्रू धर्म के ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। वह उसका अर्थ ये नहीं था कि वह नास्तिक था, पर देववाद में विश्वास करता था। देववाद यूरोप में प्रबोधन युग में प्रचलित हुई एक धार्मिक विचारधारा थी जिसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। देववाद का अर्थ है प्रकृति मूलक धर्म। देववाद प्रकृति में अंतर्निहित ईश्वर को मानता था जो ब्रह्मांड की सभी प्राकृतिक शक्तियों नियमों का कारक है। जैसे अपन भगवान को मानते हैं उसी तरह यह देववाद में विश्वास करता था। अपनी कृति लेटर्स ऑन द इंग्लिश में वोल्टेयर ने इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वातंत्र की प्रशंसा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादियों की आलोचना की जो सुधार का विरोध कर रहे थे। अपनी पुस्तक एन एसे ऑन कस्टम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ
सोलेमन टू ओवर ओवन डे। इसमें वॉल्टेयर ने सभ्यता का इतिहास लिखा, जो आधुनिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रचना में वॉल्टेयर ने प्रबोधन युग के विचारों को बड़ी पारदर्शी रूप में प्रस्तुत किया। वॉल्टेयर मूलतः एक राजनीतिक विचारक नहीं था। उसने फ्रांस की राज्य व्यवस्था में प्रचलित बुराइयों की आलोचना की, लेकिन एक संस्था के रूप में राजतंत्र का विरोधी नहीं था। वह प्रबुद्ध तथा शुभकारी निरंकुशवाद में विश्वास रखता था। वह प्रजातंत्र में आस्था नहीं रखता था। कहना था कि वह सैकड़ों चूहों की बजाय एक शेर द्वारा शासित होना पसंद करता, मतलब वो मानता था, निरंकुशवाद में विश्वास करता था, लेकिन वो चाहता था कि अच्छा शासन हो जिसमें बर्बरताएं नहीं हो, विद्रुपताएं नहीं हो, चर्च के आडंबर नहीं हो, असहिष्णुताएं नहीं हो, ढोंगी पाखंडी बादरी नहीं हो, है ना। और वो देववाद में विश्वास, प्रकृति मूलक धर्म में विश्वास के, जैसे कि अपन के भगवान है, ईश्वर है, उस तरह से वह विश्वास करता था। तो वो कहा जाता है कि प्रजातंत्र में आस्था नहीं, लेकिन वो चाहता है जो भी शासन हो वो बहुत ही अच्छा हो।